हेलो बच्चों, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे और उसमें 3 वीडियो जो है हम अपलोड कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को आगे की पढ़ाई स्टडी करनी है। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जिसमें 3 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग उसके स्टडी किए होंगे। अगर उस वीडियो में कोई भी आप लोगों को समस्या होती है तो ऑफलाइन क्लास होता ही है, आप लोग उसमें क्वेश्चन एराइज भी कर सकते हैं, हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो उस वीडियो में हम आप लोगों को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में आप सभी को हम बताए हुए थे, ओके, जो समाप्त कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग को एक्चुअल में इस चैप्टर में जानना क्या है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे गैसियस स्टेट जो होता है ना, गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि मैटर का जो स्टेट होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम लोग को जानना है। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात की है और वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 12th क्लास है, 12th का पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो वहाँ पर मिलेगा हमें यहाँ पे एक्चुअल में लिक्विड और गैस के बारे में ही जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गैस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस टॉपिक का नाम होगा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इसी के बारे में बुआ हम लोग को आज स्टडी करनी है। ओके, अगर कोई पूछता है कि गैस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गैसियस स्टेट, एक्सप्लेन। ओके, कोई भी ये कहता है कि गैसीय अवस्था से या गैस की अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग सोचेंगे, ओके, जैसे हवा, एयर जो है ना, एयर गैसियस स्टेट होता है, स्मोक होता है, ओके, एलपीजी गैस हो गया, जो स्प्रे मारते हैं, सेंट मारते हैं, वो सभी गैस हो गए। तो थोड़ा सा इसके बारे में इमेजिंग करेंगे कि हम जैसे अगर एयर की बात करते हैं, क्या आप लोगों ने एयर को देखा है? नहीं, एयर को ना हम देखे हैं ना आप लोग देखे हैं। एयर को हम लोग महसूस करते हैं। ओके, एयर को हम लोग महसूस करते हैं। एयर के पार्टिकल होते हैं ना, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर, और दूर दूर होने के कारण ही, उनके बीच में डिस्टेंस होने के कारण ही वह एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, इधर उधर अपने मोशन में रहते हैं, उड़ते रहते हैं उसके पार्टिकल्स। ओके, एक्चुअल बात है कि एयर के अंदर कोई भी गैसियस स्टेट में कोई भी मैटर आता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, वह नेग्लिजिबल के बराबर होता है। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का अर्थ है कि अंतराणविक बल जो होता है ना, वो नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं, अंतराणविक स्थान की बात करते हैं, तो अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेयर में तो अधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है गैस के पास। ओके, इसलिए अंतराणविक स्थान होने के कारण ही एयर के पार्टिकल्स हो तब, या एलपीजी गैस के पार्टिकल्स हो तब, या CO2 गैस हो तब, या हाइड्रोजन गैस हो तब, या धुआं हुआ, कुछ भी हो तब, ओके, ये हमेशा उड़ते रहते, फ्लाइंग होते रहते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि एयर जो होता है ना, एयर कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, उसका वॉल्यूम डिफिनिट नहीं रहता है, उसकी शेप डिफिनिट नहीं रहती है। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इनडिफिनिट इन दिस स्टेट। ओके, इसका मतलब इस अवस्था में क्या होती है कि उसकी आयतन और उसकी जो आकृति होती है ना, ये इनडिफिनिट होती है। ओके, तो अब सिंपल में हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, सच स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग इसका डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हुआ, सच स्टेट ऑफ मैटर, सच स्टेट ऑफ मैटर whose volume and shape, volume and shape both are indefinite, both are indefinite is called gaseous state of matter, gaseous state of
मैटर। ओके, इसका मतलब हिंदी क्या हो जाएगी? वह इसकी हिंदी हो जाएगी पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था भी लिख सकते हैं वह, वैसी अवस्था जिसकी आयतन एवं, जिसकी आयतन एवं आकृति दोनों इनडिफिनिट होती है। इनडिफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित होती है। हिंदी कभी कोई भूल जा रहे हैं कि ना वो लोग। अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, उसे पदार्थ की, उसे पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। एकदम सिंपल वे हो गया। अगर कोई ये पूछता है ये बताइए कि गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, तो बहुत ही इजी वे में आप लोग ये बता सकते हैं बुआ कि पदार्थ की यह वैसी अवस्था होती है जिसमें वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इनडिफिनिट। इसका मतलब दोनों जो होता है ना वो अनिश्चित होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं? गैसीय स्टेट कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि एयर, एग्जाम्पल में ईजी भी लिख सकते हैं या EX भी लिख सकते हैं वो। ओके, जैसे हम बात करते हैं एयर, एयर मतलब हवा। जैसे LPG गैस की बात करते हैं, CO2 गैस हो जाएगा, SO2 गैस हो जाएगा, हीलियम गैस हो जाएगा, या हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, Cl2 गैस हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा मतलब धुआं हो जाएगा। ओके, ETC ये जो होते हैं ना ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ये सभी के सभी मैटर है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं है, या गैसियस स्टेट में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कोई मैटर जो है ना अगर गैसियस स्टेट में हो गया, गैसियस स्टेट में हो गया माने गैसीय अवस्था में हो गई, इसका मतलब इनडिफिनिट होती है दो चीज़ें। अगर बात करते हैं इनडिफिनिट होती है, इनडेफिनिट होती है। कौन कौन सी? तो पहली बात याद रखिएगा आप लोग, पहला नंबर में उसकी शेप मतलब आकृति, और दूसरी नंबर की बात करते हैं तो वो उसकी वॉल्यूम होती है मतलब आयतन होती है। इसका मतलब गैस को हम जिस बर्तन में रख देंगे बुआ वो उसी बर्तन का शेप रख लेता है। अगर हम गैस को रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखते हैं तो गैस की आकृति भी क्या हो जाएगी? रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार हो जाएगी। अगर हम गैस को स्क्वायर वाला कंटेनर में रख देते हैं तो इसका मतलब गैस की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर के जैसा होगी। अगर वहीं गैस को स्फेरिकल हम किसी स्फेरिकल हम किसी कंटेनर में रख देते हैं तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप रख लेता है। उसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है, वो तुरंत उसमें से निकल जाता है और एयर में डिफ्यूज हो जाता है, जाकर मिश्रित हो जाता है। ओके, तो उसकी वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होती है, शेप भी डिफिनिट नहीं होती है, और साइज भी डिफिनिट नहीं होती है। साइज मतलब आकार होता है। इसका अर्थ हुआ कि वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके अंदर के एरिया पर डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं एग्जाम्पल, हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कंटेनर है, ओके, अब एक कंटेनर की मोटाई इतनी है, थिकनेस इतनी है, और एक की इतना सा मोटाई है, ओके, इतना बड़ा लंबा है। ओके, अब बात करते हैं इसमें वाटर रखते हैं, सॉरी इसमें अगर LPG गैस रखते हैं तो अगर थोड़ा सा रखते हैं तब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक छेक लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर वहीं अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस वाले पॉट में रखते हैं तो एकदम छोटी सी साइज होगी उसकी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, इस कारण से। ओके, इससे नोट कर लेंगे वो आप लोग। हो गया? अब चलिए अब इसको इरेज करें हम लोग। ये हम गैस के बारे में आप लोग बता रहे हैं, अब थोड़ा सा फिगर के बारे में समझ जाते हैं इसके। जैसे हम बात करते हैं कि एक मेरे पास कंटेनर है, जैसे एक यहाँ पे हम कंटेनर बना रहे हैं, ये एक कंटेनर हो गया। ओके,
अब इस कंटेनर में हम लोग गैस को रखें, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि कंटेनर जो बनाएंगे तो उस कंटेनर की बात करते हैं कि उसका ढक्कन बंद रहना चाहिए। अगर ढक्कन खुला रह गया, इसका अर्थ हुआ कि सारा गैस पार्टिकल तो निकल जाएगा बाहर। तो आप उसको दिखाएंगे कहाँ से? तो जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के ढक्कन बंद रखना ही पड़ेगा। अब चलिए अब बातें करते हैं। यह एक कंटेनर हम बना दिए, अब इसमें हम एयर को फुलफिल कर दिए। जैसे एयर आया तो देखिए एयर तो गैसियस स्टेट में होता है, तो एयर के अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर होंगे। ओके, अब क्या है कि इसके अंतर्गत हम क्या फिलअप किए? इसके अंतर्गत हम लोग एयर फिलअप किए, मतलब हवा को रखे हैं। अब देखिए जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, अब इन दोनों पार्टिकल के बीच में ये डिस्टेंस है कि नहीं? इसके बीच में डिस्टेंस है, अर्थात हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं बुआ। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। ओके, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन अगर वहीं सॉलिड और लिक्विड का कंपेयर हम लोग करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल हम चिपके रहते हैं, थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं होता है। लिक्विड के पार्टिकल तो हल्का हल्का अलग होते हैं, लेकिन वहीं गैस की पार्टिकल की बात करते हैं ना, वो बहुत अलग अलग होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। इसका अर्थ है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है गैस के, तो एक पार्टिकल यहाँ पे होंगे गैस के, और बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाएगा या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे बुआ? इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानेंगे, जो कि अंतराणविक बल होगा। इसका मतलब इन गैसियस स्टेट हम क्या बात करते हैं? इन गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था में, हिंदी क्या होगी? गैसीय अवस्था में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लिस्ट या नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिखे हैं इन गैसियस स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लिस्ट या नेग्लिजिबल। ओके, इसका हिंदी हो जाएगा हुआ, इसका हिंदी हम बोल रहे हैं, इसकी हिंदी हो जाएगी गैसीय अवस्था में। ओके, गैसीय अवस्था में। अब इसका होगा कि अंतराणविक स्थान उच्च होता है, अंतराणविक स्थान उच्च होता है, लेकिन अंतराणविक बल नेग्लिजिबल नगण्य होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हो गया? अब चलिए, तो अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में जितने भी सारे मैटर्स आते हैं सभी के अंदर जो होता है ना, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है। इसके पहले ही बताया था थर्मल एनर्जी। ओके, गैसियस स्टेट में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है, और ज़्यादा हीट होने के कारण थर्मल एनर्जी गैसियस स्टेट में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड लिक्विड का कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, पार्टिकल्स जो होता है ना, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, उड़ते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं। ओके, अब एक्चुअल में हम लोग को जानना क्या है? एक्चुअल में हम लोग को ये जानना है, एक्चुअल में ये जानना है वो हम लोग को कि गैसियस स्टेट के जो गुण होते हैं उसी गुणों के बारे में अब हम लोग को जानना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक बनाएंगे। क्या हुआ? यहाँ पे टॉपिक बनेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे गैसीय अवस्था की गुण। हमें यही अब जानना है और इसी के बारे में
स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी बुआ, हिंदी हो जाएगी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था की गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा गुण होता है ये तो जानना होगा हम लोग को। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑल आर इंडेफिनिट। इसका मतलब शेप, कॉमा, साइज एंड वॉल्यूम ऑल आर indefinite in gaseous state of gaseous state। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गैसीय अवस्था की आकृति पर लिख देते हैं, आकृति, कॉमा, आकार एवं आयतन सभी अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये बातें याद रखिएगा कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस होता है उसकी आकृति, आकार और आयतन, ये तीनों जो होती है ना, ये सभी के सभी अनिश्चित होती है। अगर बात करते हैं कि गैस जो होते हैं ना, तो बहुत ही संपीड़नशील होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे हम एक बात करते हैं कि हमारे पास गैस सिलेंडर है 5 लीटर का, ओके, उसमें अगर आधा लीटर भी गैस डालते हैं फिर भी पूरा सिलेंडर फुल हो जाता है, ठीक है। फिर हम आधा लीटर और डालते हैं, वो भी अट जाता है, फुल होने के बावजूद भी अट जाता है, 1 लीटर हो गया। अगर हम 3 लीटर भी डालते हैं वो भी अट जाएगा, फिर 1 लीटर और डालते हैं फिर भी वो भी अट जाएगा, इसमें 5 लीटर अट जाएगा। फिर भी अगर गैस भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, ओके। लेकिन अब उसके लिमिट से ज़्यादा अगर भरेंगे तो कुछ भी अघटित घटनाएं हो सकती हैं, ओके। अगर लिख दिया है कि 5 लीटर का सिलेंडर है, इसका मतलब 5 लीटर ही भरिएगा, उससे अगर कम भरते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ओके। तो वो दूर की बात है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम देखिए, तो इसका मतलब आधा लीटर गैस भरा गया, फिर भी पूरा सिलेंडर के अंदर का स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, अच्छे के लिया। फिर और भी गैस भरे वो भी हट गया, और गैस भरे वो भी हट गया, और भी गैस भरे वो भी हट गया। इसका मतलब क्या होता है कि गैस के पार्टिकल संपीड़नशील होते हैं। इसका मतलब यहाँ पार्टिकल है, बीच में स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। हम जानते हैं कि गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर और गैस भरते हैं तो उसके भी आएंगे पार्टिकल, तो खाली जो जगह है उसमें भरना प्रारंभ करेंगे, इसमें फिलअप होंगे। या इधर से पार्टिकल आएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो दूर दूर है ये और पास चला जाएगा, ओके। तो स्पेस तो खाली हुआ, उसमें गैस भर जाएंगे। इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर में लिखेंगे गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, हाईली कॉम्प्रेसिबल। इसका मतलब होगा कि गैसें अत्यधिक संपीड़नशील होते हैं। ये बातें याद रखिएगा कि गैस जो होता है ना, ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा संपीड़नशील होता है, ओके। इसको नोट कीजिए वो आप लोग। हो गया लिखने पर वो। और आप सभी बच्चे एग्ज़ाम जैसे समाप्त होगी, एकदम
तुरंत क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत आगे निकल रही है। और 4th नंबर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आज स्टार्ट की है। ऑफलाइन क्लास में उतना ज़्यादा तो बच्चे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आए थे, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए हैं, जो उसका डिफिनीशन लिखा है और एक दो एग्जाम्पल बताएं बस, मतलब हाफ पेज या 1 पेज के आसपास पढ़ाए होंगे। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्द आकर आप लोग अपना क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास होते रहेगी, हर एक दिन पर वीडियो अपलोड होगा, या एक एक दिन मतलब गैप करके भी हो सकता है, अपलोड हो सकता है। तो ऑनलाइन धीरे धीरे पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन ऑफलाइन भी क्लास आइए लोग, आप लोग ज्वाइन कीजिए बुआ। ओके, अब चलिए अब बातें करते हैं हम लोग थोड़ा पे यहाँ पे तीसरा नंबर 3rd। अगर गैस की बात करते हैं तो गैसेज जो होते हैं डिफ्यूज हो जाती है, किस में? तो होमोजेनियस मिक्सचर में। ओके, इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं ना, तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाते हैं। हमारे कहने का अर्थ है गैसेज डिफ्यूज टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, इसकी हिंदी हो जाएगी गैसें विस्तृत होकर समांगी मिश्रण का निर्माण करती है। बस इसका मतलब तीसरा नंबर हो जाएगा गैसेज डिफ्यूज टू फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, होमोजेनियस मिक्सचर। इसका अर्थ होता है हुआ कि गैसें विसरित होकर समांगी मिश्रण की निर्माण करती है। एकदम सिंपल सा बात है, याद रखिएगा कि अगर गैसेज जो होता है ना, अगर डिफ्यूज हो गया, इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का निर्माण होगा। ये बात हो गई। अब गैस के पार्टिकल जिस बर्तन में रखते हैं ना, उस बर्तन में जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं सभी दिशा में घूमते हैं, अर्थात 10 दिशाओं में घूमते हैं। ओके, आप लोग तो सोचते होंगे केवल 4 होते हैं डायरेक्शन, लेकिन ऐसे में होते हैं 10 होते हैं। ओके, अब बातें करते हैं यहाँ पे कि 4 नंबर गैसेज yes the particles of gas can move in all possible directions of the container। इसका मतलब क्या होगा कि गैस के कण बर्तन के सभी संभव दिशाओं में गतिशील या गति कर सकती है या घूम सकती या घूमती है, ऐसा कोई बात नहीं, घूम सकती है, घूमती है। ओके, तो अगर कोई ये पूछता है कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सिंपल बात है, उसको जो डायरेक्शन मिलेगा, जितना डायरेक्शन मिलेगा, सभी डायरेक्शन में वो पूरा तरह से घूमेगी। ओके, और गैस की जो अगर शेप की बात करते हैं ना, तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी शेप का हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे 5 नंबर shape of gas is same as shape of container। इसका मतलब क्या होगा, हिंदी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गैस की आकृति बर्तन की आकृति के समान होता है। बस इसका मतलब जिस बर्तन में गैस को रखेंगे वो आप लोग उसी बर्तन की आकृति भी गैस की आकृति होगी। ओके, इसको जल्दी नोट कीजिए वो आप लोग।
हो गया लिखने को आप लोग। अब चलिए, अब 5 नंबर आप लोग को बता दिए, अब 6 नंबर इसका पढ़ा जाए। तो शेप ऑफ सब के बारे में तो हम आप लोग बता दिए। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं और दाब की बात करते हैं, तो वॉल्यूम और दाब जो होता है ना, वह उसके डायरेक्शन और उसके कंटेनर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब 6 नंबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका मतलब गैस की आयतन बर्तन के आयतन के समान होता है। ये बातें बुआ आप लोग याद रखिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिस बर्तन में अगर हम गैस को रखते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है उसी के समान गैस की वॉल्यूम होती है। ओके, अब चलिए अब यहाँ बात करते हैं 7 नंबर की। गैस के द्वारा दाब उत्पन्न होता है, लेकिन कहाँ का उत्पन्न होता है, तो जिस बर्तन में रखते हैं ना उसमें सभी दिशाओं में उत्पन्न होता है। इसका मतलब गैसेज, अच्छा गैस एग्जॉस्ट गैसेज एग्जॉस्ट प्रेशर in all possible directions of the container। इसका मतलब होता है कि बर्तन की सभी संभव दिशाओं में गैस दाब उत्पन्न करता है। गैस दाब उत्पन्न करता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 11th के एग्जाम में आता है कि गैसों के गुणों को लिखे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो 3 गो से 4 गुण आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। हम तो 7 लिखा दिए आप लोगों को। ओके, इसको जल्दी नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग तो लिख ही लिए होंगे आप वो सब कोई। अब चलिए लोग, अब बातें हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जानना है कि गैस जो होता है ना, मापने योग्य गुण क्या क्या है, अर्थात गैस को मापने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ये हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज लिख दो, गैसेज। इसका मतलब क्या होगा, गैसों को मापने योग्य गुण। इसका मतलब गैसों को मापने के लिए कौन कौन सा गुण होता है, ये हम लोग को समझना है। तो एक्चुअल में 5 होते हैं। हम कैसी गैसों को माप सकते हैं कि कितना गैस है, उसके लिए 5 ठो यहाँ पे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मास के बारे में। ओके, इसका मतलब हुआ कि गैस को हम मास में भी माप सकते हैं। उसके बाद मोल आता है, फिर वॉल्यूम आता है, आइए देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हुआ मोल हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात करते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब आयतन हो जाएगा। 4 नंबर की बात अगर हो तो हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो मास, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर और एक और होता है दाब होता है। हमें 5 नंबर में यहाँ पे दाब लिखेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं जो सबको मालूम है। ओके,
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाएंगे किसके बारे में, मास के बारे में। और मास के बारे में सभी बच्चे जानते हैं हिंदी क्या होती है। ओके, इसका अर्थ हुआ कि गैसों को हम मास के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास, इसका मतलब मास की SI यूनिट क्या होती है, तो सबको पता है पहले से, किलोग्राम। आंसर क्या होगा, किलोग्राम होता है, जिसे केजी से हम डिनोट करते हैं। ओके, अगर पूछा जाए CGS यूनिट बताइए कि CGS यूनिट ऑफ मास की CGS यूनिट क्या होती है, तो सिंपल में किलो हटा देंगे। ओके, इसे G के द्वारा, स्मॉल g के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन अब फिर कहा जाता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मास, तो गैस किसी न किसी कंटेनर में ही ना रखेंगे। ओके, तो इसमें एक उपाय करते हैं कि कंटेनर में रखने से पहले, गैस को कंटेनर में रखने से पहले कंटेनर का वेट निकाल लीजिए, मास निकाल लीजिए कि कितना ग्राम का है या कितना किलोग्राम का है। उसके बाद उसमें गैस को भरिए, और गैस भरने के बाद फिर उसका मास निकालिए और उन दोनों को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उतना केजी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्या, एक काम कीजिए, इसको जल्दी लिख दो आप लोग। हो गया, लिख ले सब कोई। अब चलिए, या स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आप लोग और अच्छा से बाद में लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो CGS और SI यूनिट आप लोग मास का जान गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर होगा, ये एक क्या है, एक कंटेनर है। ओके, अब इस कंटेनर की बात करते हैं। इसका ढक्कन बंद कर देंगे वह कंटेनर का। अब इस कंटेनर की बात करते हैं कि इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है। इस कंटेनर में क्या हुआ, इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है। ये कोई नहीं तो कोई गैस यहाँ पे है, और ये क्या है, ये कंटेनर है, बर्तन है। तो अब कहा जाए कि इसमें कितना गैस है ये निकालिए। इसका मतलब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ गैस, मैंने गैस की मास हमें निकाल देनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि पहले खाली बर्तन था उसका मास, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ओके, या नल कंटेनर। और फिर उसके बाद गैस भरकर फिर उसका मास। तो गैस भरा हुआ बर्तन में से अगर बर्तन का मास निकाल लेते हैं तो सिर्फ गैस का ही ना मास बच जाएगा। सिंपल सा बात है। इसका मतलब लिखेंगे हम लोग मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर विथ गैस, मास ऑफ कंटेनर विथ गैस माइनस, ओके, मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर विदाउट गैस, विदाउट गैस। या यहाँ पे एम्प्टी कंटेनर भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, अब इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी हो जाएगी, देखिए मास ऑफ गैस मतलब क्या होता है, गैस की मास। ओके, किसके बराबर होगा, तो गैस के साथ बर्तन की द्रव्यमान माइनस गैस के बिना बर्तन की द्रव्यमान, बर्तन की द्रव्यमान, मास की हिंदी होती है द्रव्यमान। ओके, यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे बस। अगर कोई मास निकालने के लिए आप लोगों से कहता है गैस का मास निकालिए, तो बर्तन जो होता है ना उसका मास निकाल लीजिए पहले कि उसका मास कितना है, जब गैस भरा हुआ ना हो तब। फिर उसके बाद गैस भर कर उसका मास निकालिए और दोनों को माइनस कीजिए, जितना आएगा आप लोगों का उतना केजी या उतना ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर हम आप लोगों को मोल के बारे में हम आप लोग बता रहे हैं। तो मोल तो आप लोग तो जानते हैं बुआ कि मोल मतलब होता क्या है। मोल हम आप लोगों को पहला ही चैप्टर में आप लोग बताए हुए थे। ओके, इरेज कर दे इसको। चलिए अब यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे हम लोग मोल। मोल की हिंदी तो मोल ही होता है, इसे MOL के द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, अब मोल के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल ऑफ गैस। गैस की मोल निकाल देनी है। तो सिंपल सा बात है, जिसका मोल निकालना उसी का मास बटा मोलर मास। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ गैस बटा मोलर मास ऑफ गैस। यही तो फॉर्मूला होता है, यही सिंपल हुआ, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, बस सिंपल सा बात है। इसको इरेज कर दें। चलिए इतना छोटा सा ऐसे ही और आगे आगे बता दे रहे हैं। वॉल्यूम, अब इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, वॉल्यूम मतलब आयतन, कि गैस की आयतन कैसे निकालते हैं। तो सिंस वी नो डैट, चूँकि हम जानते हैं कि हम इसके गुण में ही लिखा है कि गैस की आयतन बर्तन की आयतन के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसकी हिंदी होती है क्या हुआ, गैस की आयतन बराबर, गैस की आयतन बराबर बर्तन की आयतन, बर्तन की आयतन। अब यहाँ पे जिस कंटेनर में रखा जाएगा तो उसके शेप पर डिपेंड करता है। अब जो शेप होगा उस शेप के आयतन का फॉर्मूला लगा लेंगे, गैस की आयतन भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, इसको आप लोग खूब अच्छा से हुआ लिख लेंगे। हो गया, लिख लेंगे सब कोई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट में पढ़ेंगे कि अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की SI यूनिट लीटर होता है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि 10 लीटर बराबर, सॉरी 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है, तो सिंपल में याद आप और कीजिए कि 1 लीटर में कितना ml होता है, तो आप लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर। तो लेकिन वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल में याद रखिएगा कि ये हो जाएगा 10 का पावर 3 मिलीलीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर इतना मिलीलीटर क्यूब लेकर ही चलेंगे। और ये किसके बराबर होगा, तो ये जाएगा 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या ये भी कितना के बराबर होगा, तो इसे कहते हैं 10 cc क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ओके, अगर 10 cc दिया रहे इसका मतलब कुछ आप लोगों को कुछ अलग सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं, सॉरी 10 का पावर 3 cc। इसका अर्थ होता है कि cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ओके, याद रखिएगा। अगर इसे dm में चेंज करते हैं तो ये सिंपल में होता है 1 dm क्यूब होता है। अगर इसे मीटर में चेंज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होता है। यह रिलेशन होता है, एक रिलेशन आप लोग हुआ याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। अब इतना तो स्टडी तो हो गया, कर लिए वो हम लोग। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे 4 नंबर जो कि है टेम्परेचर। 4 नंबर में क्या पढ़ना हम लोग को, हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है बुआ लोग, तापमान होती है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि टेम्परेचर के द्वारा भी हम लोग गैस को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में अगर बात करते हैं तो
तो सबसे पहले SI यूनिट पूछा जाए, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ताप की SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, जिससे हम लोग K के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर केल्विन में चेंज करना है तो जैसे यहाँ पे है T केल्विन, या सिंपल में जानिए कि हमारे एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये T जो मान है, T में हम ऐड कर देंगे 273, तो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसे हम दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब कहता है कि केल्विन में चेंज कीजिए, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में हम 273 ऐड कर देंगे, जो आएगा वो केल्विन आंसर हो जाएगा। ऐड करें तो कितना आएगा, 300 केल्विन आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, अगर ये कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, तो चेंज करने के लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे, 50 में हम 273 ऐड कर देंगे, इतना केल्विन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 300, वो कितना होगा, हो 3 7 5 12 2 323 केल्विन आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर केल्विन में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो सिंपल से एक उपाय करेंगे कि 273 उसमें ऐड कर देंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर केल्विन में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो उसमें से 273 घटा देंगे, जितना आएगा उतना डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने गैस के मापने के 4 गुणों के बारे में स्टडी की है। पहला पढ़े थे मास के बारे में, फिर पढ़े थे मोल के बारे में, फिर पढ़े थे वॉल्यूम के बारे में, फिर स्टडी की हम लोग टेम्परेचर के बारे में। अब इसके बाद दाब जो होता है ना, दाब के बारे में स्टडी करना है, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग इतना खूब अच्छा से कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर हम लोग अगला क्लास में आगे की टॉपिक स्टडी करेंगे। क्योंकि जो दाब वाली बात है तो अप्रॉक्स वो 15 मिनट का है लगभग, उसमें उसका डिफिनीसन, फार्मूला साबित करना, फिर उस पर हर एक फार्मूला के अंदर जितने भी कंपोनेंट आए हैं सबका मान रख के फिर उसको कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर उतना मन नहीं करता है देखने को। ओके, तो इतना ही रहने दिया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। और आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द क्लास ज्वाइन कीजिए और स्टडी कीजिए। उसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किए, केमिकल बॉन्ड, अगर उसको आप लोग छोड़ दिए तो हाइब्रिडाइजेशन खत्म। और 12th के एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का पूछता है, लगभग शेप पूछता है, ज्योमेट्रिकल उसका ज्योमेट्री पूछता है, उसका बॉन्ड एंगल पूछता है, बॉन्ड लेंथ पूछता है। ओके, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन उसमें नहीं करें, आज ही स्टार्ट किए हैं। अगले दिन से भी अगर आप लोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कल से क्लास आप लोग रेगुलर हो जाएगा। ओके, ठीक।